नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे यूपीपीएससी एई और विजय स्टेट एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है हम लोग इस क्वेश्चन सेट देख रहे थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और साथ में इसके रिगार्डिंग और भी एडिशनल पॉइंट हम लोग देखते चलते हैं। तो इसके अलावा देखिए, हमने और भी बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसको जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जो हमने इसके लिए क्रिएट किया हुआ है। और साथ में देखिए, हमने आपके लिए जो है इस एग्जाम के लिए 3 करंट अफेयर के पीडीएफ हमने तैयार किया हुआ है, और साथ में आपका इंग्लिश का भी, और एक है जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, और साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो आपका इकोनॉमिक्स है, उन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हमने किया हुआ है, जो कि इस एग्जाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज के सेट नंबर 8 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 7 सेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि द चिल्का लेक रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन द डेल्टाज ऑफ। तो देखिए, जो चिल्का जो लेक है, तो ये कौन से डेल्टा के बीच में सिचुएटेड है? तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका, दैट इज महानदी और गोदावरी नदी। तो ये जो महानदी और गोदावरी नदी, जो इनके जो डेल्टा है, तो उनके बीच में ये सिचुएटेड है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इन दो रिवर्स का अगर आपने ओरिजिनेशन पॉइंट और बाकी जो इनका फ्लो पैटर्न यदि आपने स्टडी किया होगा ज्योग्राफी में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बता सकते हैं यहाँ पे। तो चिल्का लेक जो है, तो ये जो है आपका जनरली ये लाइक करता है आपका महानदी और गोदावरी के डेल्टा पे, और ये जो आपका मेनली उड़ीसा जो है स्टेट में, तो वहाँ पे ये मेनली लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए कि गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो देखिए, जो गुवाहाटी जो शहर है, तो ये कौन से नदी के बैंक पे सिचुएटेड है? तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं कि मेजरली जो है ये असम में फ्लो करती है, और वहीं पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होती है। तो मेनली जो गुवाहाटी जो शहर आपका है, तो ये बैंक, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। तो इस तरीके से देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट जो सिटी है और वो कौन से बैंक पे लोकेटेड है, तो ये इनसे भी क्वेश्चन आपके बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने समरी तैयार किया हुआ है इन सभी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिटी और जो रिवर बैंक पे सिचुएटेड है, जैसे कि आपका उज्जैन है, तो ये क्षिप्रा नदी पे है। फिर उसके बाद देखिए, नासिक की बात करते थे, ये गोदावरी नदी के रिवर बैंक पे है। जबलपुर जो है, तो ये नर्मदा नदी के रिवर बैंक पे है। और वहीं देखिए, जो बेलूर है, तो ये आपका यगाची रिवर पे है। कानपुर की बात करते थे, तो ये गंगा नदी के जो है रिवर बैंक पे सिचुएटेड है। और वहीं लखनऊ जो आपका, तो ये गोमती जो नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। उसी तरीके से हरिद्वार जो है, तो ये आपका गंगा नदी के किनारे मतलब बसा हुआ है ये। फिर उसके बाद डबलिन की हम बात करते हैं, तो ये आपका लिफे है नदी किनारे। फिर वही लिस्बन की बात करते हैं, तो ये टैगस नदी पे है। उसके बाद फिर बैंकॉक की बात करते हैं, तो इसका देखिए जो रिवर बैंक है, तो वो है छाव फैराहो। फिर उसके बाद रोम है, तो आपका ये टीबर है, और बगदाद का टिग्रिस है। तो इस तरीके से और भी आपके जो है रिवर बैंक्स और सिटी जो लोकेटेड है, वहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी पीडीएफ में दिया हुआ है, जो कि स्टैटिक जीके के पार्ट में आपके आते हैं। तो ये सारा कुछ आपको पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ दिया हुआ है उसमें। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच वाज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए, जितने भी अमेंडमेंट हुआ है, तो उनमें से जो सबसे लेंथियन जो अमेंडमेंट हुआ है, तो वो कौन सा है? तो देखिए, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया था 1976 में, तो ये जो है अभी तक का सबसे लेंथीएस्ट अमेंडमेंट है। जो कि ये लाया गया था, ये जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उसके द्वारा, उनके द्वारा ये लाई गई थी। तो इसको जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी कहा जाता है। तो ये हुआ था आपका, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इसमें देखिए, बहुत सारे प्रोविजन इसमें ऐड किए गए हुए थे, जो कि हम लोग यहाँ पे आपको कुछ पोर्शन इसके दिखा देते हैं, जो कि इसमें अब बोला जाता है इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए, जो इसमें बहुत सारे जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, तो वो दिया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। मेनली इसमें जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल के अंदर में, तो वो था आपका, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल के अंदर में, जो कि आप जानते हैं प्रियम्बल जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इनको जो है प्रियम्बल के अंदर में ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, और ये रिकमेंडेशन दिया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। और इसके साथ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये भी ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और इसके साथ में देखिए, और भी बहुत सारे जो पावर से रिलेटेड, जैसे प्रेसिडेंट के, तो उनको जैसे इसमें कम कर दिए गए थे इनके। जैसे इनको भी बना दिया गया था कि इनको जो है एडवाइस कैबिनेट का फॉलो करना मैंडेटरी होगा। तो ये जो है प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था। और साथ साथ में जो है लाइव सभा, जो लोकसभा का जो लाइफ है, यानी कि जो टेन्योर रहती है उसकी, तो और साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो होती है, तो उनका जो टेन्योर था, तो उनका 5 ईयर से बढ़ाकर 6 ईयर कर दी गई थी। और इसके साथ साथ में और भी जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था, तो इसको इन्होंने कर्टेल कर दिया था।
और इसके अलावा जो इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे यहाँ पे, तो ये जो है इनके भी कुछ प्रोविजंस लाए गए थे यहाँ पे। तो ये सारे बहुत सारे प्रोविजन इसमें जो है इंक्लूड किए गए हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसलिए इसको बोला जाता है अभी तक का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। तो एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है तो इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1875 में। तो फॉर्मली इसे देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड बोला जाता था इसको, जो कि इंडिया का और इवन ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप यहाँ से ईयर से लगा सकते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 1875 में इसकी फाउंडेशन की गई थी। और वहीं पे देखिए जो आपका इसमें ऑप्शन बी है संघाई स्टॉक एक्सचेंज, तो ये जो है 1928 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और वहीं जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है तो ये किया गया था 1891 में। और वहीं पे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो है तो ये 1878 में की गई थी। तो इस हिसाब से इस ऑप्शन में जितने भी दिया आपके यहाँ पे, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो ये इंडिया का और साथ में एशिया का भी सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी और इन सभी का फैक्ट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सभा, हरिजन समाज इन 1932। तो देखिए जो ऑल इंडिया हरिजन समाज जो है तो ये फाउंडेशन किया गया था बाय आवर ग्रेट, जो हम लोग बोलते हैं इनको महात्मा गांधी जी को बोलते हैं हम लोग, और द फादर ऑफ नेशन, इनके द्वारा ये की गई थी। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और इन्होंने देखिए जो गांधी इरविन जो पैक्ट जो हुई थी 1931 में, तो उसके जस्ट बाद इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी ऑल इंडिया हरिजन समाज का। और देखिए इनका जो मेजरली ये इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था ताकि जो ऑप्रेस्ड क्लासेस है, जैसे हरिजन जो उनको बोला जाता था उनको उस समय, तो उनका जैसे अपलिफ्टमेंट किस तरीके से किया जा सके, तो उसी के लिए इन्होंने जो है ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी 1932 में। आप लोग ये डेट भी याद रखना, ईयर भी याद रखना, ये भी आपसे पूछे जाते हैं कि कब इसकी स्थापना जो है की गई थी। फिर नेक्स्ट देखिए कि द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? तो देखिए जो हीराकुंड डैम है तो ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, जो कि ये महानदी के ऊपर में ये बिल्ड की गई है। तो ऑप्शन इसमें देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो महानदी जो नदी आपका है, तो ये जैसे जो डैम बिल्ड की गई है वो है आपका दैट इज हीराकुंड डैम। तो ये उड़ीसा स्टेट में आपका आता है। तो ये डैम जो है आपका उड़ीसा में बनाई गई है और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम आपका है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया का। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि हार्ड करेंसी इज डिफाइंड एज ए करेंसी। तो देखिए जो हार्ड करेंसी है तो ये क्या होती है? तो देखिए हार्ड करेंसी जो है तो हम लोग उस करेंसी को या फिर मनी को हम लोग बोलते हैं जो कि इशू किए जाते हैं नेशन के द्वारा, यानी कि कोई गवर्नमेंट है, नेशन जो भी रन कर रही गवर्नमेंट, तो उनके द्वारा जो है ये करेंसी को इशू की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड करेंसी। और देखिए ये इस बेसिस पे की जाती है कि वो जो करेंसी है तो वो इकोनॉमिकली और साथ में पॉलिटिकली जो है तो वो स्टेबल रहेगी, यानी कि उसकी जो मार्केट वैल्यू रहती है। और ये जो करेंसी होते हैं हार्ड करेंसी जो होते हैं आपके, तो इनको जो है वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। यानी कि जैसे मान लीजिए पेमेंट आपको करना होता है कोई भी गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो इनको जो है प्रिफर्ड किया जाता है मेनली। तो हार्ड करेंसी में यदि एग्जाम्पल की बात करें जैसे डॉलर आपका हो गया, तो ये जो है आपका सबसे मतलब कि स्टेबल करेंसी और साथ में इकोनॉमिकली स्टेबल करेंसी है, जो कि इंटरनेशनली इसे एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द पेमेंट के लिए, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज कोई भी हो। तो उसे बोलते हैं हम लोग हार्ड करेंसी। और वहीं पे देखिए एक आपका आता है सॉफ्ट करेंसी। हम लोग सॉफ्ट करेंसी हम लोग उस करेंसी को बोलते हैं कि जिसकी जो वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा नहीं आती, यानी कि उसका जो वैल्यू है तो वो बहुत ही तेज़ी से बदला और घट बढ़ सकती है, यानी कि उसका कोई उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं है। यदि आप उसका एज ए पेमेंट आप मेथड करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो उसे उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है आपका। तो वो होता है आपका सॉफ्ट करेंसी। तो आई होप कि डेफिनेशन आप लोग जो हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी का आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि विच कैन हार्डली बी यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो देखिए हार्ड करेंसी जो आपका रहेगा तो उससे तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, हार्डली तो यूज हम लोग करेंगे ही नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद बी में देखिए दिया हुआ है कि विच इज यूज इन द टाइम्स ऑफ ए वार, तो वार से इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद सी जो आपका दिया हुआ है इसमें कि विच लूजेज इट्स वैल्यू वेरी फास्ट, तो जो करेंसी अपना वैल्यू को बहुत ही तेजी से लूज करती है तो वो आपको सॉफ्ट करेंसी के कैटेगरी के अंदर में आपका आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन डी, दिया हुआ है कि ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर विच डिमांड इज परसिस्टेंटली रिलेटिव टू द सप्लाई, यानी कि जिसका डिमांड जो है वो परसिस्टेंटली रहती है सप्लाई के अकॉर्डिंग। और इनका जो हम लोग फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी ही इसका जो है करेक्ट आंसर आपका होगा हार्ड करेंसी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट देखिए कि डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर। तो देखिए जो डेसिबल यूनिट जो रहता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं मेजर करने के लिए किसकी?
तो देखिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट की जाती है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए जो डेसिबल है तो ये जो है नाम दिया गया था जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, तो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया, उन्हीं को ऑनर करने के लिए जो है नाम रखा गया हुआ है। तो इन्होंने देखिए जैसे इन्होंने इन्वेंट किया हुआ था टेलीफोन का और साथ में ऑडियोमीटर का, तो उन्हीं के नाम पे जो है डेसिबल यूनिट रखी गई है साउंड इंटेंसिटी का। फिर नेक्स्ट देखिए कि गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 15 मार्च एंड डैश। तो आपको ईयर बताना है कि ये कौन से ईयर में जो गांधी इरविन के बीच में जो पैक्ट साइन हुई थी, तो ये हुआ था इन द ईयर 1931। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो गांधी इरविन पैक्ट आपका है तो ये साइन किए गए थे 1931 में बिटवीन मोहनदास करमचंद गांधी जो कि इंडियन लीडर थे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के, और साथ में जो लॉर्ड इरविन थे तो ये उस समय के वायसराय थे। इनका जो कार्यकाल रहा था 1926 से लेके 1931 तक, तो उस समय वायसराय रहे थे, जिसमें कि ये पैक्ट में बहुत सारे चीज प्रोविजंस दिए गए थे कि जितने भी लीडर्स थे जो कि वायलेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे तो उनको जो है रिलीज कर दिया जाए, और भी बहुत सारे चीज जो है इसमें साइन किए गए थे इनसे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट देखिए कि डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ। तो डायमंड जो है ये हार्डर होता है ग्रेफाइट से, तो इसके पीछे रीजंस क्या है। तो देखिए जो डायमंड आपका रहता है तो ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहती है डायमंड की, तो इसके चलते जो है ये हार्डर होता है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। और साथ में इसका दूसरा रीजन ये है यहाँ पे कि जो आउटर में सेल जो रहते हैं जो भी कार्बन एटम से, आप जानते हैं कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स रहता है कार्बन का ही है ये, तो जो आउटर मोस्ट सेल रहते हैं हर एक कार्बन एटम का तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और वहीं डायमंड के कंपैरिजन में यही बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये जो है बाकी आपस में जो 4 जो अदर कार्बन एटम रहते हैं तो आपस में शेयर करते हैं, और इनके चलते एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। तो इसके चलते जो इनका जो स्ट्रक्चर जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, यानी कि रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्रिस्टल फॉर्म करती है। तो इस कारण से ये जो है ग्रेफाइट कंपैरिजन में ये हार्ड होता है, और इनफैक्ट जो है ये सबसे हार्डेस्ट एवर सब्सटेंस है डायमंड, जो कि जाना जाता है नेचर के अंदर में। तो इस तरीके से देखिए ये जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के चलते जो होती है इससे चलती है हार्डर होती है ग्रेफाइट कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंसेस आपसे पूछे आते हैं इनसे रिलेटेड ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं। और डायमंड और जैसे ही आपका क्या है कि डेंसर होता है आपका ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, मेनली कंपैरिजन का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी जो होती है डायमंड का 30 का होता है, दैट इज 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और वहीं ग्रेफाइट है तो इसके कंपैरिजन में डायमंड का ये लेस डेंसर होती है, जिसका डेंसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये कम है डायमंड के कंपैरिजन में। और डायमंड आप जानते हैं जैसे हार्ड आपका है और सबसे ये हार्डेस्ट एवर नॉन सब्सटेंस है। और बाकी जो ग्रेफाइट आपका है तो ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नेचर इसकी होती है, और इसीलिए इसे हम लोग लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसलिए लुब्रिकेंट्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। और वहीं देखिए जो डायमंड है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। और डायमंड जो होती है एक्सट्रीमली और केमिकली जो है ये अनरिएक्टिव होती है, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट ये नहीं कर सकता है। और वहीं जो ग्रेफाइट है तो ये थोड़ा बहुत जो है रिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से देखिए ग्रेफाइट के और डायमंड के जो यूजेस भी आपके दिए गए यहाँ पे, आपका देखिए यूज डायमंड का आपका यहाँ पे दिया रहेगा सब। तो इसका देखिए जैसे हार्डनेस रहती है तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं हम लोग कटिंग करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी बोरिंग होती है या फिर रॉक ड्रिलिंग करनी होती है तो वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ में जैसे इसमें बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस होती है यानी कि चमक होती है तो इनका ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं। और वहीं ग्रेफाइट जो है आपका तो इसका देखिए इलेक्ट्रोड्स बनाने के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है, और साथ साथ में एक लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी इनकी होती है। तो इसीलिए जो हैवी मशीन जो होते हैं जहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो रन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे ऑयल जो है तो वो लुब्रिकेंट के रूप में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ में जो लेड पेंसिल जो होते हैं तो उनमें भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग जो है कंपेरिजन समझ गए होंगे, और इनका जो एप्लीकेशन है ये भी आप लोग को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच रीड्स इज इशूड बाय ए हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे सिंपल आपका क्वेश्चन है कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होती है तो उनके पास पावर होती है रीट इशू करने का, तो उसमें बहुत सारे रीट इशू किए जाते हैं। तो उसमें आपके जैसे होता है को वेरेंटो का, मैंडमस का, होबियस कॉर्पस का, सर्टिलरी का। तो इनमें से जो आपसे यह पूछा गया वहाँ पे कि वो कौन सा जो रीट इशू की जाती है, कि जैसे मान लीजिए कोई अगर अथॉरिटी है वो अपना ड्यूटी जो है परफॉर्म करने से
परफॉर्म करने से फेल हो जाती है, यानी कि वो नहीं करता है। यदि आप लोग शिकायत भी करते हैं, मतलब कोई भी आपका काम रहता है वो नहीं करते हैं उसका, तो इसके लिए कौन से इशू जो है, कौन से रीट इशू की जा सकती है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर होगा दैट इज मैंडमस। तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इनसे रिलेटेड जितने भी दिए गए हैं इंपॉर्टेंट जो टर्म आपके यहाँ पे है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रीट्स का, जो कि ये अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। वो जो है इशू कर सकते हैं यदि मान लीजिए कि कोई भी आपका जो है, अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं डायरेक्शन उसका सही से पालन होता है, तो जिसमें आपका होबियस कॉर्पस का है। तो देखिए होबियस कॉर्पस का मतलब होता है हिंदी में इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। मान लीजिए कोई अगर पर्सन को इलीगली डिटेन कर लेता है, तो उसको ये अधिकार होता है कि वो जो है फिर 24 घंटे के अंदर में उसे जो है पब्लिक के ऊपर बनी के जो कोर्ट के अंदर में उसे पेश करे, और साथ में जो है उसके बारे में बताए कि उसने क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है दिया था इलीगल डिटेंशन के लिए है। और वहीं पे देखिए जो मैंडमस आपका है, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं परमादेश हिंदी में, तो इसका सिंपल हिंदी मीनिंग होता है कि बी ऑर्डर और बी कमांड। यानी कि ये उस समय कमांड किया था है, या फिर जो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है उन्होंने अपना ड्यूटी को जो है परफॉर्म करने से मना कर दिया है, वो नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो उसके लिए रिट इशू किए जा सकते हैं। तो ये आपका है मैंडमस। नेक्स्ट देखिए कि फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज विच सिख गुरु डेवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो पंजाबी लैंग्वेज के लिखने के लिए जो है कौन से सिख गुरु ने डेवलप किया हुआ था गुरुमुखी स्क्रिप्ट का। तो इसका देखिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा दैट इज गुरु अंगद देव। तो इन्होंने जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट की इन्वेंशन की हुई थी, और ये हुआ था अप्रोक्सीमेटली 16th सेंचुरी में, जो कि ये सेकेंड नंबर के सिख गुरु थे। तो देखिए टोटल जो 10 जो सिख गुरु हुए थे, और उनके जो भी इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा था उनका, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बराबर पूछे ही जाते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले जो भी सेट्स हमने आपको कराएंगे, तो उनमें से किसी एक सेट में हमने पूरे डिटेल में आपको बताया हुआ है जो भी 10 सिख गुरु हैं उनके बारे में, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो भी उन्होंने किया अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था, तो उनसे बराबर आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पे जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट आपका जैसे इसमें आपका दिया हुआ था, तो गुरुमुखी का इसका लिटरली मीनिंग होता है कि दैट इज फ्रॉम द माउथ ऑफ द गुरु। तो वही आपका है गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो कि किए गए थे गुरु अंगद देव के द्वारा। और ये कौन से नंबर के थे, ये सेकंड नंबर के थे। तो आप लोग इसे भी याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो आपका ये सीरीज चलता रहेगा एग्जाम तक। और इसके लिए देखिए हमने ऑलरेडी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं इंपॉर्टेंट जीके का, इंग्लिश का और साथ में करंट अफेयर का भी। तो सभी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग उससे बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।